हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने हिस्ट्री के ऊपर एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे मॉडरेट फेज के ऊपर इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम मॉडरेट फेज के ऊपर अनदर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर एंड फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड करने वाले और उसके फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी कौन थे? तो इसका राइट आंसर आएगा सी एओ ह्यूम। ठीक है ना, इन्होंने ही जो है आईएनसी को फाउंड किया था और फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी भी यही बने थे। तो आज मैंने ना क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस भी अच्छी तरीके किया हुआ, मतलब एक्सप्लेनेशन भी किया, तो हम उसको भी पढ़ते जाएंगे कि आपको कोई इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट है तो वो आपको याद रह जाए। ठीक है ना। तो एलन ऑक्टवाइन ह्यूम, अ रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट, प्लेड अ की रोल इन फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी एंड सर्व्ड इट एज इट्स फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी। तो इन्होंने जो है क्या किया था, आईएनसी को फाउंड किया था और फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी भी यही बने थे। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। ओके हाँ ओके, आंसर दिख गया लेकिन कोई बात नहीं। The Indian Consuls Act of 1892, which partially fulfilled the demands of the moderates, introduced which of the following feature? तो क्या किया था? डायरेक्ट इलेक्शंस फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स, द राइट टू वोट फॉर ऑल अडल्ट इंडियन मेल्स, द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन, कंप्लीट अवर होल ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। तो उन्होंने क्या किया था, ये भी डेट याद रखना, 1892। ठीक है ना। उसमें उन्होंने मॉडरेट्स की कुछ डिमांड को मान लिया था और वो क्या था, द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन, कि इंडियन लोगों की भी रिप्रेजेंटेशन हो लेजिस्लेटिव काउंसिल में और इनडायरेक्ट इलेक्शंस भी हो। ठीक है ना। ताकि बस सिंपली इसलिए माना था कि चलो इंडियंस का थोड़ा सा मुंह बंद हो जाए। ठीक है ना। तो हम इसका वो पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके समझ आएगा क्योंकि उसमें ज़्यादा अच्छी तरीके एक्सप्लेन किया हुआ है। द एक्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो उस एक्ट ने क्या किया था, इंक्रीज कर दिया था नंबर्स को एडिशनल मेंबर्स के। ठीक है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और इंट्रोड्यूस किया था प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कि भाई इंडियन लोगों की भी क्या होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। वाइल इट डिडेंट अलो फॉर डायरेक्ट इलेक्शंस, उसने क्या किया था, एक्ट ने डायरेक्ट इलेक्शंस के लिए परमिशन नहीं दी इंडियंस के लिए, बट उसने अलो किया लिमिटेड और इनडायरेक्ट मेथड्स को। एक तो पहली बात लिमिटेड बट इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शंस कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के लिए, वो भी ऑफिशियल मेंबर के लिए नहीं, मतलब कि मेन पार्टी में कभी भी वो इंडियंस को इन्वॉल्व होना ही नहीं देना चाहते थे, बट नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के लिए बस उनको खुश करने के लिए उन्होंने जो है थोड़ा बहुत, जिसे कहते हैं ना, वो ढील दे दी। और इंडियंस तब उसमें भी खुश हो जाते थे क्योंकि वो सोचते थे कुछ ना होने से कुछ होना ही बेहतर है। ठीक है ना। बट वो खेल रहे थे, ब्रिटिशर्स खेल रहे थे इंडियंस के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ब्रिटिश वेसोराय इज वाइडली एसोसिएटेड विद द सेफ्टी वेल्थ थ्योरी रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो सिंपली ये क्वेश्चन इसमें आता है कि सेफ्टी वेल्थ थ्योरी किसने दी थी? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मिंटो। तो इसका राइट आंसर आता है, मतलब सिंपली क्वेश्चन ऐसे आता है कि सेफ्टी वेल्थ थ्योरी किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर आएगा लॉर्ड डफरिन, ये आंसर आएगा। पता है क्यों? सेफ्टी वेल्थ थ्योरी का मतलब क्या है? चलो आंसर में इसमें ही पढ़ लेते हैं। देखिए, सेफ्टी वेल्थ थ्योरी का सिंपली ये मतलब है कि इंडियंस को खुश करने के लिए कि कुछ दे दो, कि इनको लगे कि हाँ भाई इन्होंने कुछ कर दिया, ब्रिटिशर्स ने कुछ ना कुछ इंडियन के लिए कर दिया, जिससे वो ज़्यादा आक्रामक, मतलब जिसे कहते हैं ना, वो नहीं होंगे, वायलेंटली एक्ट नहीं करेंगे, रेबेलियन नहीं होंगे। उनको लगेगा हाँ भाई कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, ब्रिटिश अच्छे ही हैं, देखो दे रहे हैं हमें, कुछ ना कुछ तो दे ही रहे हैं। तो मतलब उसके तौर पर कि मतलब कि ये थोड़ा सा कुछ दे दो कि वो ज़्यादा की डिमांड ना करे। तो सेफ्टी वेल्थ थ्योरी का सिंपली ये मतलब है, मतलब आसान भाषाओं में मैंने समझाया है। ठीक है ना। तो ये एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ लेना अगर आपको मेरी, जिसे कहते हैं ना, एक्सप्लेनेशन अगर मेरा समझ नहीं आया। एक तो आंसर दिख रहे हैं, आज मैं ज़्यादा पास रख दिए हैं। एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम ना दिखे। ओके, तो
द मॉडरेट्स एम टू रिफॉर्म द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम विदन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ प्राइमरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड ऑफ देयर्स। जो मॉडरेट्स थे ना वो रिफॉर्म लाना चाहते थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब कि जो ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि इंडिया के ऊपर उस वक्त हर उसका जिसे कह रहे हैं ना काम देख रहा है, उसके ऊपर वो रिफॉर्म लाना चाहते थे अंदर से खुद घुस के। मतलब इसका मतलब है कि खुद पार्टिसिपेट करके या खुद इतनी अथॉरिटी चाहते थे कि वो मतलब क्या बोल सकते हैं रिफॉर्म ला सकें। तो उनका प्राइमरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड क्या थी, ठीक है ना, प्राइमरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड, ये याद रखना कि प्राइमरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड क्या थी। इमीडिएट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज, बिल्कुल नहीं। कंप्लीट नेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे, नहीं। सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, इंपोजिंग हायर टैक्सेस ऑन ब्रिटिश गुड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। वो सिंपली ये कहते थे कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग कर दो ताकि पावर सिर्फ एक ही हाथ में ना रहे, ठीक है ना। तो सिंपली उनका ये कहना था, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन भी आगे हम पढ़ लेते हैं। तो ये था अ मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव गोल ऑफ द मॉडरेट्स वाज टू सेपरेट द जुडिकल फंक्शंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव टू इंश्योर फेयर जस्टिस एंड प्रिवेंट लोकल ऑफिशियल्स फ्रॉम हैविंग टू मच पावर। तो वही वो चाहते थे कि पावर एक ही हाथ में ना रहे, कि जो लोकल ऑफिशियल्स हैं उन्हीं के पास पावर ना रहे, इसीलिए वो चाहते थे कि जो जुडिशिकल फंक्शन है उनको एग्जीक्यूटिव से क्या कर दो, अलग कर दो। जुडिशियल होता है लॉ के रिलेटेड, मतलब ये भी याद रखना, हाँ वो लॉ के रिलेटेड होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आईएनसी लीडर्स वॉज नोन एज द अनक्राउंड किंग ऑफ बॉम्बे। तो ऐसे कौन से आईएनसी लीडर थे जिनको क्या कहा जाता था, अनक्राउंड किंग ऑफ बॉम्बे, कि मतलब कि इसका मतलब ये है कि बिना ताज का राजा, ठीक है ना। तो वो गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, रोमेश चंद्रा दत्त, बदरुद्दीन तैयब जी। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, फिरोज शाह मेहता। इनको कहा जाता था अनक्राउंड किंग ऑफ बॉम्बे, ठीक है ना। हाँ तो ये आप पढ़ सकते हैं एक्सप्लेनेशन, देखो पॉज करके पढ़ लो, ठीक है, अगर पढ़ना है तो। चलो हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। मैं नहीं चाहता कि मैं इसीलिए क्वेश्चन भी कम लाता हूँ कि कम समय में हल्के से आप वीडियो फटाफट देख लो और इतना टेंशन भी ना हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द मॉडरेट्स टू अचीव देयर गोल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो मॉडरेट अपने टाइम पर अपने गोल्स जो उन्होंने रखे थे उनको वो अचीव क्यों नहीं कर पाए। देयर यूज ऑफ वायलेंट एंड एग्रेसिव मेथड, वो वायलेंट और एग्रेसिव मेथड यूज ही नहीं करते थे। लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर देयर डिमांड्स, द इंडियन पॉपुलेशन वॉज अनइंटरेस्टेड इन पॉलिटिकल चेंज, दे वर सीक्रेटली अलाइंड विद ब्रिटिश। ना ही वो सीक्रेटली अलाइंड थे ब्रिटिश के साथ, ना ही जो इंडियन पॉपुलेशन है वो अनइंटरेस्टेड थी पॉलिटिकल चेंज। वो तो भाई ब्रिटिशरों के राज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, वो तो चाहते थे भाई ये छोड़ के जाएं। लेकिन जो है ना वहाँ की गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही इनको सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने इनकी डिमांड्स के लिए कोई सपोर्ट नहीं दिखाया, जिसकी वजह से इनकी जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो पाई। और उनके मेथड्स भी प्रेयर पटिशन वाले थे, तो वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। ओके द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय विच मॉडरेट लीडर इन 1905। तो सर्वेंट ऑफ सोसाइटी जो है किसने फाउंड की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो कि पॉलिटिकल लीडर है महात्मा गांधी के भी। इन्होंने 1905 में जो है की थी कि भाई क्या करो, लोगों की सेवा करो। और इन्हीं के 1905 के आईएनसी के सेशन में स्वदेशी मूवमेंट भी लॉन्च हुई थी, तो ये भी याद रखना। और जो स्वदेशी मूवमेंट है वो लॉन्च हुई थी किसके प्रोटेस्ट या किसके अगेंस्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल के। और पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुआ तो तब वैसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। बस ये चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। तो ये आप पढ़ सकते हैं वैसे, ठीक है ना, कि पुणे महाराष्ट्र में हुई थी, बस ठीक है बस ये बस वही है, ठीक है। जो चीज़ अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं मजे से, ओके। द मॉडरेट्स वर आल्सो नोन एज द ओल्ड गार्ड ऑफ आईएनसी। देयर प्राइमरी आइडियोलॉजी वाज बेस्ड ऑन
तो मॉडरेट्स को क्या कहा जाता है? ओल्ड गार्ड ऑफ द आईएनसी, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना कि ओल्ड गार्ड ऑफ द आईएनसी को किसको कहा जाता है? मॉडरेट्स लीडर्स को कहा जाता है। अच्छा, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी? उनकी सिंपली आइडियोलॉजी थी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड लिबरलाइजेशन, मतलब कि वो कॉन्स्टिट्यूशन पर बिलीव करते थे कि हम पटिशन करेंगे, हम अपनी डिमांड रखेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से हम ब्रिटिशरों को इन्फ्लुएंस करेंगे, मतलब कि एक सिस्टमैटिक वे, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग थे और वो उनका आना जाना रहता था कहाँ पर? इंग्लैंड में। तो जब वो वहाँ पर देखते थे ना कि वहाँ पर जो है गवर्नमेंट अलग तरीके से काम कर रहे हैं, वहाँ पर जो लोग चाह रहे हैं वही चीज़ें हो रही हैं, मतलब लोगों के लिए काम हुआ जा रहा है, तो वो सोचते थे कि इंडिया में भी वैसे ही होना चाहिए। बट इंडिया पे वैसा नहीं होता था, क्योंकि इंडियन वो लोगों को अपना समझते नहीं थे, है ना। दे वर जस्ट रूलिंग ओवर इंडिया। तो बस यही चीज़ थी। बट उनकी जो मॉडरेट्स की प्राइमरी आइडियोलॉजी थी वो सिंपली यही थी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और लिबरलिज्म, ठीक है ना। हाँ, तो मतलब यही है। जैसे इसमें अच्छी तरीके आपको समझ आ जाएगा अगर किसी को ये टर्म यूज समझ ना हो कि उनको ये लगता था, मॉडरेट्स को ये लगता था कि विद टाइम उनको दिमाग में ये आ जाएगा कि हमें ज़्यादा जस्टिस और डेमोक्रेटिक सिस्टम रखना चाहिए इंडिया में, मतलब ब्रिटिशरों को विद टाइम ये समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो बट ऐसा हुआ नहीं, उनको ये समझ आया नहीं और ना ही आता, क्योंकि भाई वो यहाँ पर रूल कर रहे थे। सिंपल सी बात ये है। Which of the following events marked the beginning of the end of the moderates phase and the beginning of the rise of the extremists? तो ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या घटना घटी जिसके बाद जो मॉडरेट है ना उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया और एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो पावर में आ गए, मतलब वो ही उन्होंने लीड रोल ले लिया। तो सिंपली क्या हुआ था, जो पिटीशन ऑफ बंगाल हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, वो एक की फैक्टर है। उसके बाद जो है मॉडरेट्स जो है उनके मेथड्स को पुराना और वो समझा क्या कि भाई भीख थोड़ी मांग रहे हैं कि तुम पटिशन कर रहे हो, अपने ही देश में आके तुम मतलब उनसे मिन्नतें कर रहे हो कि भाई कर लो, ये कर लो, भाई क्यों करना। तो अब वो एक्सट्रीमिस्ट कहते थे कि हम प्यार से नहीं, हम छीन के लेंगे, लेकिन मॉडरेट्स का जो है फिलॉसफी वो अलग थी। तो सिंपली जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो एक्सट्रीमिस्ट ने ये बोला कि आपके जो मेथड हैं वो सिंपली फेल्ड हैं, उन्होंने ब्रिटिशरों को कोई इन्फ्लुएंस नहीं किया और ना ही वो आपकी बात सुनेंगे, ठीक है ना। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद जो है एक्सट्रीमिस्ट जो है वो पावर में आ गए, सिंपली इसका ये मतलब है, ठीक है ना। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड ऑफ द मॉडरेट्स? तो इनमें से क्या जो है ना ही मिलिट्री और ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड थी मॉडरेट्स की? रिपील ऑफ द आर्म्ड repeal of the Arms Act of 1878, greater India representation in the Indian civil services, reduction in military expenditure, full autonomy for princely states। तो इनमें से क्या जो है मॉडरेट्स की डिमांड नहीं थी? क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि ये जो चार ऑप्शन है इनमें से मॉडरेट्स की डिमांड क्या नहीं थी। देखिए, वो जो आर्म्स एक्ट था उसको रिपील करना चाहते थे, वो ये भी चाहते थे कि इंडियन रिप्रेजेंटेशन जो इंडियन सिविल सर्विसेज में है वो ज़्यादा होनी चाहिए, इंडियन मेंबर्स ज़्यादा होने चाहिए, इंडियन ऑफिसर्स ज़्यादा होने चाहिए, और जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है उसमें रिडक्शन होनी चाहिए, उतना वेलफेयर ऑफ द इंडियंस के ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन उनको प्रिंसली स्टेट्स को फुल ऑटोनॉमी दिलाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तो इसका राइट आंसर आएगा डी। उनको क्या है भाई, उनको ऑटोनॉमी मिले ना मिले, तो सिंपली ये उनका जो है क्या नहीं था, गोल नहीं था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये 10 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, आपके दिमाग में बैठे होंगे, और अगर पहले तो अगर आपको ये आते थे तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हुआ है, और अगर नहीं आते थे तो आपने कुछ नया सीखा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।